एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। खबरों की शुरुआत एक दुखद खबर से करते हैं। दुखद खबर से क्या, फेल्योर से करते हैं। फेल्योर को दुखद नहीं मानना चाहिए, ये सफलता की अगली सीढ़ी होती है। ये जो असफलता की खबर है वो इसरो की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। SSLV का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको कि अभी अप्रैल मई में अपनी पहली उड़ान लेनी थी। ये रॉकेट कुछ 1-1.5 साल पहले से ही बनकर तैयार हो चुका है या इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा चुकी है। एक्चुअल में इसका जो सबसे पहला स्टेज है, जो कि एक सॉलिड स्टेट बूस्टर होता है, सॉलिड स्टेट मोटर होता है, उसका स्टैटिक ट्रायल हो रहा था। हर ऐसा रॉकेट जो कि ऊपर की ओर जाना है उसकी पहले स्टैटिक ट्रायल होता है। स्टैटिक ट्रायल में क्या करते हैं, इसको कि जमीन पर ही लेटाकर इसकी फायरिंग की जाती है और इससे जितना थ्रस्ट डेवलप होता है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जितने रिक्वायर्ड समय के लिए इसको जलना है इसका ईंधन, या जितना इसको गति प्राप्त होनी है, ये सारी चीजें इसमें नोट की जाती हैं। और जब इससे आश्वस्त हो जाती है इसरो या कोई भी अन्य कंपनी या कोई भी अन्य देश, तब जाके इसका दूसरा ट्रायल भी किया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। इसरो में इसका दूसरा ट्रायल भी किया जाता है जो कि वैलिडेशन टेस्ट होता है, और इससे इसरो ये आसान्वित हो जाती है, निर्भीक हो जाती है कि आगे जाके अब जब इसको हम लोग ऊपर की ओर फायर करेंगे तो कोई भी रॉकेट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और ये डिजायर्ड कक्षा तक चला जाएगा। तो यही स्टैटिक ट्रायल हो रहा था। इसमें ये 120 सेकंड तक फायरिंग होने वाली थी, इतना ईंधन इसमें था और इतना इसके ट्रायल के लिए डिजायर्ड बेंचमार्क था। पर ये 60 सेकंड में ही इसमें थरथराहट यानी कि वाइब्रेशन आने लगी, इसके नोजल में वाइब्रेशन आने लगी। इसके नोजल का जो एंगल चेंज करने का मैकेनिज्म था उसमें कुछ खराबी आने के कारण कहा जा रहा है कि ये फेल हुआ ट्रायल। और अब इस फेल्योर के बाद इसरो ये देख रही है कि इसके डिजाइन में क्या प्रॉब्लम निकलकर सामने आई है, या कोई मटेरियल में प्रॉब्लम है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, या प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है कि इसको सुधारने के लिए 6 महीनों का और समय लग जाएगा, इससे कम भी लग सकता है, पर यह माना गया कि 6 महीनों का समय लग जाएगा। यानी कि अगले 2 महीने या 1.5 महीने में जो लॉन्च होने वाला था, पहला लॉन्च जो होने वाला था इसका, वो अब नहीं होने वाला है। यदि 6 महीने में इसका स्टैटिक ट्रायल सफल होता है, उसके बाद एक और स्टैटिक ट्रायल होगा। 2 स्टैटिक ट्रायल के बाद ही इसका रुख आकाश की तरफ किया जाएगा और तब ये सैटेलाइट लॉन्च करने के काबिल होगा। लगभग 2 मीटर की डाया वाला ये जो लॉन्च व्हीकल है वो हल्के वजन को लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि छोटे मोटे जितने भी ग्राहक हैं जो अपनी छोटी सैटेलाइट लेकर सामने आते हैं, उनको ज्यादा इंतजार न करना पड़े और इसरो उनकी सैटेलाइट्स को जल्द से जल्द लॉन्च कर सके, इसलिए इसको डेवलप किया जा रहा है। बात कर लेते हैं भारत की नाटो में एंट्री के लिए। कई बार जब नाटो के सदस्य देश, उनके लीडर्स मिलते हैं तो ये बात आई थी सामने कि भारत को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, पर अभी तक भारत इंक्लूड नहीं हो सका है, क्योंकि उसमें कुछ देश का गुट ऐसा होता है जो कि भारत का विरोधी होता है और वो उसको आने की पैरवी नहीं करता है इस ग्रुप में। पर अब सिनारियो चेंज हो चुके हैं। अमेरिका को यह पता है कि भारत ही चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है, वो भारत ने प्रूफ कर भी दिया है। अब इस साल के अंत में जो कहा जा रहा है कि नाटो के लीडर्स की जो मीट होने वाली है, उसमें ये प्रपोजल काफी बढ़िया तरीके से रखा जाएगा और ये एक महज खानापूर्ति ही माना जा रहा है, और हो सकता है भारत को सिलेक्ट कर ही लिया जाए या भारत को इनवाइट कर ही लिया जाए। वैसे भी भारत नाटो के सदस्य देशों जितना ही यूएस के क्लोज है। 2020 में एक संशोधन के बाद नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भारत को इस प्रकार की जो अधिकार हैं वो प्राप्त हो गए हैं, जो कि नाटो के देशों को अधिकार प्राप्त हैं। इसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग, हथियारों की शेयरिंग या सपोर्ट करना किसी चीज में, किसी युद्ध के समय, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। फिर भी नाटो का एक टैग लगना किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात मानी जा सकती है, क्योंकि ये फिर हमारे जो एडवर्सरीज हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनके दिलों में एक कहीं ना कहीं डर डालता है कि इस देश के पीछे इतने देश खड़े हैं। हालांकि नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी युद्ध में, किसी भी देश के साथ जब युद्ध हो रहा हो तो सारे देश नाटो के मिलके उसका साथ दें, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ही नाटो ऐसा समूह है जो कि हाईली कस्टमाइजेबल है। हाईली कस्टमाइजेबल इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि इसमें इजराइल और इजिप्ट जैसे देश भी हैं जो कि रशिया के साथ डिफेंस रिलेशनशिप रखते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया जैसे देश भी हैं जो कि नाटो के साथ होते हुए भी न्यूट्रल रहते हैं अन्य देशों से। तो इस प्रकार का ग्रुप ये कस्टमाइजेबल है। भारत की जनसंख्या और भारत का प्रभुत्व एशिया में देखते हुए भारत के लिए अलग से भी नियम बनाए जा सकते हैं अगर नाटो में भारत आना चाहता है या नाटो में भारत को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 5 के मुताबिक
किसी देश पर अटैक होने के बाद सारे नाटो के देश ये स्वतंत्र होते हैं कि वो उस देश का साथ देंगे या नहीं देंगे, पर इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि रेगुलर डिफेंस डायलॉग होते हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री प्लानिंग होती है, ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है, इंप्रूव्ड रेडीनेस रहती है और इंटरऑपरेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। इससे भारत को चीन के खिलाफ या अपने दुश्मनों के खिलाफ हमेशा तैयार रहने में आसानी होने वाली है। वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस के साथ एक्सरसाइज होने के कारण भारत हमेशा ही वॉर रेडी रहेगी, क्योंकि नाटो कई फ्रंट में ऑलरेडी वॉर कर रही है। इस समूह में आने से भारत को एक फायदा यह भी होने वाला है कि नाटो के सदस्य देशों में जितने भी ऑफसेट हैं, हथियारों के जो मैन्युफैक्चरिंग का ऑफसेट है वो भी किया जाता है, जिससे कि इन हथियारों को बेचने में कई देशों की भागीदारी होती है, नाटो के देशों की भागीदारी होती है, जिससे कि भारत में भी डिफेंस इंडस्ट्रीज आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। इससे पहले जब भारत को नाटो में लाने का प्रयास किया जाता था तो जो भारत को ब्लॉक करने वाले देश होते थे उनका यह भी कहना होता था कि पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया जाए और दोनों से ही पूछा जाए, पर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। अब जो सिनारियो है वो चेंज हो चुके हैं चीन के प्रभुत्व के कारण, चीन के बढ़ते प्रभुत्व के कारण, और पाकिस्तान चीन का आयन ब्रदर बनकर निकल के उभर कर सामने आ रहा है। इसलिए अब केवल और केवल भारत का ही जो पैरवी है वहां पर होने वाली है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आसानी से नाटो सदस्य देश बन जाएगा भारत। जो भी है, नाटो का सदस्य देश भारत बने न बने, क्वाड एक ऐसा समूह बनकर निकलकर सामने आ रहा है जिसके आसियान देश भी मिलना चाह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी कुछ मिलना चाह रही हैं, जैसे कि फ्रांस। तो अगर नाटो का सदस्य देश भारत नहीं भी बनता है तो भी क्वाड को हम अपने मुताबिक बना सकते हैं। अब बात करते हैं डीआरडीओ के फ्लाइंग टॉर्पीडो की। फ्लाइंग टॉर्पीडो नहीं, हमारा जो एडवांस लाइट टॉर्पीडो है शेना, उसी में कहा जा रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई ऐसी किट, ऐसी ग्लाइड किट लगा दी जाएगी जो कि P-8I से या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने योग्य होगी। इसके माध्यम से टॉर्पीडो 10 मिनट तक ग्लाइड कर सकेगा और 25 से 30 किलोमीटर तक ट्रेवल कर पाएगा पानी में एंटर करने से पहले, और इसको 20,000 फीट की ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट जिसको कहा जाता है, टॉर्पीडो को रिलीज करने का जो ये मैकेनिज्म है इसको डेवलप कर लिया है। अब भारत या डीआरडीओ इस प्रकार की किट पे फोकस कर रहा है जो कि किसी भी टॉर्पीडो, किसी हल्के टॉर्पीडो को ग्लाइड टॉर्पीडो में चेंज कर सकता है। एक बड़ा थम्स अप है उनके लिए। वही बात करते हैं साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर की भारत यात्रा होने वाली है। उसमें दो चीजें सामने रखी जाएंगी। पहली तो $3 बिलियन का जो सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम है जिसको भ्यो सिस्टम कहते हैं, वो भारत ने फाइनलाइज किया था पर अभी तक उनका ऑर्डर उसको नहीं दिया हुआ है, तो इस पर बात होने वाली है। इसके अलावा माइन काउंटर मेजर वेसल्स जो कि भारत के पास अभी नहीं हैं, अभी हैं पर वो रिटायर होने वाले हैं, 21-22 में वो रिटायर हो जाएंगे, तो जो कि माइन स्वीपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे वेसल्स भारत को बनाने हैं, खरीदने हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाना है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा, पर अभी तक उसमें समय लगने वाला है, कुछ 4 से 5 साल समय लग जाएगा। तो भारत इस चीज में यह भी डिस्कस करेगा, उनके इस विजिट में यह भी डिस्कस करेगा कि जो माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं वो लीज पर भी क्या भारत को प्राप्त हो सकते हैं साउथ कोरिया से। हनवा उनकी एक कंपनी है जो कि इस प्रकार के माइन काउंटर मेजर वेसल्स बनाती हैं। 2 बार उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल भी रहा था, भ्रष्टाचार के एलिगेशन के कारण उनको नहीं मिल पाया था। तो इन सारी चीजों पर डिस्कशन होने वाला है। साउथ कोरिया क्वाड पर भी डिस्कशन कर सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे किस वाले सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।